अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीब आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। इस मौसम को एंजॉय करें, लेकिन साथ ही साथ इसमें एहतियात करने की बहुत 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 ज़रूरत है। जिस तरह अच्छी सर्दी पड़ रही है, जैसे ही दिसंबर स्टार्ट हुआ था तो हमने ये सोचा था, ऑब्वियसली कहते हैं ना कि अल्लाह पाक हमसे बहुत आगे की सोच रहा होता है, प्लानिंग कर रहा होता है। इंसान क्या ही सोच सकता है। तो हमें ये लग रहा था कि इस दफ़ा सर्दी नहीं पड़ रही है, और पता नहीं दिसंबर आ गया है, आखिरी महीना चल रहा है साल का सर्दी का, तो क्यों नहीं सर्दी पड़ी। और जैसे ही जनाब दिसंबर जाने वाला था, सर्दी ने ऐसी लपेट में लिया है लाहौर शहर को कि अब पता चल रहा है कि हाँ जी अब सर्दी आ चुकी है और इसको एंजॉय भी किया जा रहा है। लेकिन इस एंजॉयमेंट के अंदर थोड़ी बहुत एहतियात करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शंस चूँकि बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं। नज़ला ज़ुकाम बुखार ये तो एक कॉमन कह लेना फ्लू कॉमन बुखार है, जो कि इस सर्दी की शिद्दत की वजह से हमें देखने को मिलता है। बच्चे बीमार हो जाते हैं, बड़े बुज़ुर्ग बीमार हो जाते हैं, एहतियात अगर नहीं की जा रही होती। एक और चीज़ है जिसके हवाले से आज मैं डिस्कस करूँगी, जिसके लिए आपको एहतियात करने की बहुत ज़रूरत है, वो है मंकी पॉक्स की, जिसकी शरह जिसके केसेस जो हैं वो लाहौर शहर में भी बढ़ते जा रहे हैं। मियो हॉस्पिटल में काफ़ी केसेस जो हैं वो मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हुए हैं, इसी तरह कंफर्म केसेस भी हैं। तो जिस तरह बाकी वायरल से बचने की हम कोशिश कर रहे होते हैं, इसी तरह मंकी पॉक्स से भी बचने की कोशिश करें। और कितने जो लोग हैं वो मौत के मुंह में भी चले गए हैं इस बीमारी की वजह से। अब ये है कि ये है भी वायरल इन्फेक्शन है, वायरल बीमारी है। ये जिस तरह कोरोना से बहुत मुमासलत रखती है। डॉक्टर्स ये कहते हैं, माहिरीन ये कहते हैं कि उनको क्वारंटाइन में रखें, अलग से रखें, उन्हें थोड़ा सा उनके खाने पीने की चीज़ों का ख्याल रखें, उनके बर्तनों का ख्याल रखें। वो जो कपड़े पहन रहे हैं उनको दूसरे कपड़ों के साथ ना धोएं, उनको अलग से धोएं, उनका तौलिया टावल जो है वो अलग रखें। और ख़ास तौर पर वो लोग जब वॉशरूम जाएं तो वॉशरूम के बाद बहुत बहुत एहतियात करें। ये कुछ चीज़ें हैं जिनका ख्याल करके हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। और ख़ास तौर पर जो मंकी पॉक्स नई वबा आई हुई है, इससे भी बचना बहुत ज़रूरी है। और जितने भी इम्यूनिटी जिनकी लो होती है ना, ऐसे वायरसेस उनको बहुत जल्दी अपनी लपेट में लेते हैं। तो कोशिश करें कि खाने पीने में एतदाल रखें, और ये जो एहतियात हम बता रहे होते हैं ना आपको, इसको भी ज़रूर जो है ना वो मद्देनज़र रखा करें, ताकि आपकी सेहत जो है वो अच्छी रह सके। तो मंकी पॉक्स से भी हमने जनाब बचना ही है। खैर ये कुछ एहतियातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। आगे बढ़ते हैं। जनाब साल 2025 अपने इख्तिताम को है, जबकि नया साल दस्तक दे रहा है 2026। हम सब के लिए एक नए सफ़र का आगाज़ हो सकता है अगर हम अपने पुराने खौफों से आज़ाद होकर नई उम्मीदों और मौक़ों की दुनिया को तलाश करें। और हर लम्हा, हर छोटा फ़ैसला हमारे मुस्तकबिल की बुनियाद रखने में मददगार हो सकता है। ताल्लुकात मजबूत हो सकते हैं, ख्वाब जो हैं वो हकीकत का रूप धार सकते हैं, और चैलेंजेस हमें अंदर से मजबूत बना सकते हैं। अब ये सब कैसे मुमकिन हो सकता है? इसके लिए सब्र, मेहनत और ख़ुद पर एतमादी वो ताकत होती है जो इस साल को हमारे लिए यादगार बनाने में मददगार साबित हो सकता है। लिहाजा याद रखें कि 2026 सिर्फ एक साल नहीं, बल्कि हम सब के लिए अपनी कहानी खुद लिखने का एक मौका भी है, एक नई कहानी बनाने का एक मौका है। तो उस कहानी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि 2026 आने वाला है, एक दिन के बाद हम नए साल में एंटर होने वाले हैं। तो 2026 हम सब के लिए कैसा होने वाला है? ओवरऑल हेल्थ रिलेटेड, फाइनेंसेस के रिलेटेड, रिलेशनशिप्स के रिलेटेड हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए समराना शाह ने हमें जो है ना ज्वाइन किया, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं। उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। समराना, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, सुपर गुड। समराना, 2026 आने वाला है, 2025 इख्तिताम हो रहा है। आज सेकंड लास्ट उसका डे है, कल हम लास्ट डे मनाएंगे और परसों हम एंटर कर जाएंगे 2026 के अंदर। तो एस्ट्रोलॉजिंग, क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजर हैं, तो एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है 2026 जो आने वाला नया साल है वो किस तरह का रहने वाला है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए?
बिल्कुल जी। 2026 जो है, अगर हम जो हमारी जो साइंटिफिक लैंग्वेज होती है उस हिसाब से अगर देखें तो बनता है पूरी कैलकुलेशन के साथ 1 नंबर। अब 1 नंबर होता है सन का नंबर। सन को हम कहते हैं जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे जो है मूव करते हैं सन के इर्द गिर्द। सन होता है किंग, इसको हम कहते हैं राजा का ईयर, किंग का ईयर, इंसाफ। और ये होगा इंसाफ का ईयर भी इसको हम कहेंगे, बिकॉज देखिए सन इज़ द रूलिंग प्लैनेट और बाकी सारे प्लैनेट जो हैं वो सन को फॉलो करते हैं। तो जो भी सक्सेसफुल होना चाहता है लाइफ में, देखिए प्लैनेट्स आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब ये चीज़ तो साइंस भी जो है वो प्रूव करती है, साइंस भी इस बारे में कहती है कि प्लैनेट्स जो हैं वो अपनी अपनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। स्पेसिफिकली सन जो होता है वो आपको एनर्जी तब प्रोवाइड करेगा जब आप सूरज तुलू होने से पहले पहले उठेंगे। तो ये मैंने आपको एक की बता दिया है कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं अपनी लाइफ में तो आपने 2-3 चीज़ें फॉलो कर लेनी है 2026 में। जो भी लोग चाहते हैं कि हम लोग सक्सेसफुल हो जाएं, हमारे पास अच्छी अर्निंग हो जाए, सूरज तुलू होने से पहले पहले आपने, ये तो डॉक्टर्स भी कहते हैं बट इसका एक स्पेसिफिकली रीज़न है कि सन आपको अच्छी एनर्जीज जो है वो प्रोवाइड करेगा। दूसरा ये है कि आप जो है वो फैमिली के साथ कनेक्टेड रहें, स्पेशली फादर के साथ आपके टर्म अच्छे रहेंगे, सन आपको एनर्जीज प्रोवाइड करेगा। तो और दूसरा मेहनत और झूठ नहीं बोले। तो जो भी झूठ बोलेगा, ये तो मैं कहती हूँ ये 2026 है बेनकाब होने का ईयर। आप देखिएगा कि 2026 में इस तरह की कंट्रोवर्सीज आएंगी डिफरेंट। आप देखते जाइएगा कि किस किस तरह जो है वो लोग बेनकाब होंगे, बल्कि बड़े चेहरे जो हैं वो बेनकाब होंगे, चाहे वो सोशल मीडिया से हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं। यहाँ पे आपको इस तरह की कंट्रोवर्सी 2026 में बहुत सारी जो है मिलेंगी। बट अगर पाकिस्तान के लिए देखें तो ये ईयर बहुत अच्छा है, बिकॉज हमारा जुपिटर जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। तो हमारी जो इकॉनमी है उस हिसाब से बहुत एक प्रॉस्पेरिटी आएगी। 2026 जो है वो बहुत अच्छा ईयर हमारे लिए रहने वाला है। एक्वेरियस के बारे में बात कर लेते हैं। एक्वेरियस क्योंकि मैं भी हूँ तो हम जान लेते हैं, मैं अपने से स्टार्ट कर लेती हूँ। एक्वेरियस का 2026 किस तरह का रहने वाला है? बिल्कुल जी, अगर एक्वेरियस का देखें तो हम लास्ट तो ईयर जो था वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था और बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रबल में रहा था। बट अगर 2026 में देखें तो एक्वेरियस जो है वो काफ़ी ग्रोथ करेंगे। ख़ास तौर पे आपका जो करियर है उसमें जो है बड़ी तब्दीलियां आ सकती हैं आपके करियर में। अगर जो लोग कमिटेड होना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम बना हुआ है। जो लोग शादी करना चाहते हैं बहुत अच्छा टाइम बना हुआ है। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, ख़ास तौर पे जो कह रहे थे कि जिनके वीज़ेज़ रिजेक्ट हुए हैं या कुछ इस तरह की ट्रबल्स आई हैं, अब उनका जो है वो काफ़ी अच्छा टाइम बना हुआ है। तो उनको एनर्जीज जो है, बट वही बात है कि देखो सारे सितारे एक लिमिट तक आपको सपोर्ट करते हैं। जब तक आप लोग खुद जो है वो मेहनत नहीं करेंगे, कोई सारा सितारा ऐसा नहीं है कि जो आपको बूम करेगा। तो आपने बिल्कुल, तो आपने अपनी मेहनत रखनी है। ये नहीं कि मैंने कह दिया कि अच्छा साल है तो बिल्कुल वेले बैठ जाओ सो जाओ, तो ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना। आपने अपनी मेहनत जो है ना वो जारी रखनी है, तभी आपके स्टार्स या आपके जो किस्मत है, आपका नसीब जो है वो जाग जाए। कैप्रिकॉर्न्स का कैसा रहेगा 2026? अच्छा, अगर कैप्रिकॉर्न का भी देखें तो वहाँ पे थोड़ा सा जो है वो ट्रबल रहेगा। क्योंकि ये जो ईयर है कैप्रिकॉर्न को कंफ्यूज बहुत करेगा। इधर द पीपल नोज कि बहुत अच्छी मैनेजमेंट स्किल्स के साथ कैप्रिकॉर्न चलते हैं। फाइनेंस तो काफ़ी बेहतर होते मुझे नज़र आता है कैप्रिकॉर्न के। जो उन्होंने चीज़ें डिले की हुई थी, अब वो टाइम आ गया कि अब वो अपनी सुस्ती थोड़ी सी जो है वो साइड पे रख के चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट उन पे करना शुरू कर दें, तो बहुत अच्छा उनके लिए रहेगा। जो लोग जो है वो कमिटेड होना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, दूसरी शादी करना चाहते हैं या तीसरी करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी अच्छा टाइम बना हुआ है। जो लोग ख़ास तौर पे प्रॉपर्टी साइड पे जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो कैप्रिकॉर्न्स हैं, वो उनके लिए बहुत अच्छा है। बहुत सारे पॉलिटिशियन कैप्रिकॉर्न से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए भी ये साल जो है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। बट थोड़ा सा वही होएगा कि सेहत और जो है इमोशंस, इस पे कंट्रोल करना। बेवजह किसी के साथ अगर आप झगड़ा लड़ाई करेंगे तो इसमें सरासर जो है वो आपका नुकसान होगा और आप जो है वो खसारे में रहेंगे। तो इस हिसाब से थोड़ा सा केयरफुल आपने रहना है कि लड़ाई झगड़ा बिल्कुल आप अवॉइड करें कैप्रिकॉर्न्स वाले। ठीक है जी। एरीज का 2026 कैसा रहने वाला है? अच्छा, एरीज का भी ओवरऑल अगर देखें तो फायर साइन है, तो ओब्वियसली कनेक्टेड टू सन एनर्जीज प्रोवाइड कर रहा है।
तो बड़ा अच्छा उनका ईयर रहने वाला है, ग्रोथ होगी, उनके जो काम रुके हुए हैं, जिनके लीगल ख़ास तौर पे एरीज के काम रुके हुए थे, कोर्ट वगैरह केसेस वगैरह थे, अब वो टाइम आ गया कि वो केसेस आपके जो है वो रिमूव हो जाएंगे। अब जो है वो आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी, ग्रोथ आएगी, एक्सेप्ट वो थिंग कि आपने इनडिसाइसिव नहीं होना, आपने कंफ्यूज नहीं होना। जिस तरह एरीज थोड़ा हो जाते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं, शॉर्ट टेम्पर होते हैं, तो जज्बात पे जो है वो बहुत सारा काबू रखना है आपने, और अब प्रैक्टिकल होना है। सुस्ती बिल्कुल अपनी लाइफ से निकाल दें अगर आप चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल रहें। ठीक है जी, टॉरस पे आ जाते हैं। टॉरस का किस तरह का 2026 रहने वाला है? अच्छा, टॉरस के हवाले से भी देखें तो उनको, जैसे वो बहुत फूडी होते हैं, उनको बड़ा शौक होता है, तो खाने पीने में इस दफ़ा उनको जो है ना बड़ी एहतियात करनी पड़ेगी कि सेहत के हवाले से आपको कोई मसले मसाइल ना आए। ओवरऑल अगर देखें तो फाइनेंशियली वैसे भी जो है वो अच्छा ईयर है, ग्रोथ करने का ईयर है। सुस्त ये बहुत होते हैं, तो इनको अपने जोन से जो है वो निकलने की थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर आ जाएं 2026 में। बहुत सारे हमारे एंकर भी जो है वो टॉरस है, तो जरा सोच समझ के 10 दफा सोचना, फिर आपने बोलना है, ये ना हो कि कोई वायरल हो जाए आपकी चीज। चलें जी, लिब्रा के हवाले से बताएं, लिब्रा का किस तरह का रहने वाला है? जी, लिब्रा, बहुत सारे हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो लिब्रा से बिलोंग करते हैं, और लिब्रा का जो ये ईयर है काफी ज्यादा जो है वो आपको रिलीफ देता हुआ नजर आता है। जिन लोगों पे केसेस हैं, जो लोग फंसे हुए हैं, जो लोग जो है वो ट्रैवल करना चाहते थे, जो लोग जो हैं शादी करना चाहते हैं, दूसरी तीसरी जो भी वटएवर करना चाहते हो, आपके लिए बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं। खास तौर पे कम्युनिकेशन का प्लैनेट बहुत आपको जो है वो आपका ज़बरदस्त पोजीशन में है, तो निगोशिएशन पे जब भी कोई आपकी बात आएगी तो आप बहुत अच्छा, आपको रिलीफ मिल जाएंगे। ओके, ठीक है, ये लिब्रा वालों के लिए है। स्कॉर्पियो के लिए क्या है? स्कॉर्पियन जी, स्कॉर्पियन भी जो है वो मैं कहती हूँ बड़ा डेंजरस स्टार है स्कॉर्पियन, तो बच के रहना चाहिए। बड़े लॉयल होते हैं जी रिश्तों में स्कॉर्पियन जो होते हैं, बहुत अच्छा उनके लिए बहुत ग्रोथ वाला ईयर है। मैं कहती हूँ कि जैसे वन ऑफ द बेस्ट अगर ईयर कहे, 25 भी उनके लिए अच्छा था, बट करियर के हवाले से और फाइनेंस के हवाले से अगर देखें तो 2026 जो है वो काफ़ी अच्छा रीबर्थ का, जो इनको कहते हैं ना ट्रांसफॉर्मेशन का ईयर, इनके लिए जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन होगी। बहुत न्यू चीज़ें इनकी लाइफ में आएंगी। मे भी कोई नया साथी या पार्टनर भी इनकी लाइफ में आ सकता है, तो उसको चांस दें आप स्कॉर्पियंस के लिए। ठीक है, लियो के लिए किस तरह का रहने वाला है? लियो देखे, लियो हम कहते हैं किंग ऑफ द स्टार इसको कहते हैं, और ये है सन से बिलोंग करता है। लियो जो है वो सन प्लैनेट से बिलोंग करता है, तो वन ऑफ द बेस्ट ईयर है। इस टाइम पे लियो की वो पोजीशन है कि आप डालोगे मिट्टी में हाथ और बन जाएगा सोना, तो ये लियोज के लिए है। लियोज हर तरह से सेफ जोन में है, चाहे वो कुछ भी रिस्क लेना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बहुत अच्छा ईयर रहेगा। ख़ास तौर पे बहुत सारा पैसा बनाने वाले हैं, तो लियोस के साथ नहीं आपने बिगाड़नी इस पूरे ईयर में, ताकि जो है आपको भी फ़ायदे हों। ठीक है, अच्छा कैंसर और जेमिनी के बारे में बता दें, इन दोनों के लिए किस तरह का रहने वाला है? अच्छा जी, कैंसेरियन के लिए कहे तो काफ़ी इमोशनल रहेगा। मैं उनको सजेस्ट ये करूँगी कि वो लोग ट्रैवल करें, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स इमोशनली, बिकॉज मून्स एनर्जीज जो है वो आपको इमोशनली थोड़ा सा वीक करेंगी, तो आपने क्या करना है, उस पर आपने वर्किंग करनी है। खास तौर पे अपनी मदर की सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, जितने भी कैंसेरियन है, ठीक है। देन अदर वी कैन गो फॉर अ जेमिनी की अगर हम जाते हैं तो जेमिनी का जो है वो काफ़ी अच्छा ईयर है, ट्रांसफॉर्मेशन का ईयर है। बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ में जो है वो वेट कर रहे हैं, बहुत सारे अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज़, फाइनेंस अपॉर्चुनिटीज़, काफ़ी सारी जो है अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली है। सिर्फ एक चीज़ पे आपने जो है वो वर्किंग करनी है, वो आपने वर्किंग करनी है कि झूठ नहीं बोलना, ठीक है, क्योंकि जैसे ही आप धोखा देंगे, किसी को झूठ बोलेंगे, तो कार्मिक सिचुएशन रहेगी आपके साथ, वो चीज़ें रिटर्न होंगी। पॉजिटिव रहना, आपकी चीज़ें पॉजिटिव और अच्छी रहेगी। ठीक है जी, 2026 जो है, साल 2026 वो ओवरऑल मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है, और सब स्टार्स के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो समराना ने हमारे साथ शेयर की हैं, अगर उनकी एहतियात कर ली जाए तो आपका साल ये भी अच्छा गुजरेगा। समराना शाह हमारे साथ मौजूद थी। समराना, थैंक यू सो मच कि आप आई और इसके ऊपर बात की कि हमारा साल 2026 किस तरह का रहेगा। जनाब, आज हम एक नहायत ही
अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं आप कि क्या सिर्फ डिग्री कामयाबी की ज़मानत बन सकती है, क्योंकि हमारे माशरे में बरसों से ये तसव्वुर राइज है कि डिग्री मिल जाए तो मुस्तकबिल आपका महफूज हो जाता है, मगर बदलती दुनिया ने सोच को चैलेंज कर दिया है। आज कामयाबी का पैमाना सिर्फ तालीमी इसनाद नहीं है, बल्कि अमली सलाहियत, हुनर और सीखने की लगन है। बहुत से लोगों का मानना ये है कि डिग्री इंसान को पहचान तो ज़रूर देती है, मगर हुनर उसे पहचान बनाने के काबिल बनाता है। और अगर डिग्री हो मगर काम करने की सलाहियत ना हो तो मौक़े महदूद हो जाते हैं, और अगर हुनर हो चाहे डिग्री ना भी हो तो इंसान अपने लिए रास्ते खुद बना लेता है। असल कामयाबी उसी वक्त हासिल होती है जब इल्म और हुनर एक दूसरे का साथ देते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि डिग्री काफ़ी है या नहीं है, असल सवाल ये है कि हम अपने सलाहियतों को कितना निखारें। तो इसी के मुतालिक आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं, और इधर बात करने के लिए डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। डॉक्टर आरिफ, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब, जैसे नया साल आने वाला है, नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा सबके लिए, लेकिन आज उन अपॉर्चुनिटीज़ को हमने रिलेट करना है डिग्री के साथ या हुनर के साथ कि क्या खाली डिग्री आपको कामयाबी के सफ़र पर लेकर जा सकती है या आपको कामयाब बना सकती है खाली डिग्री? पहली बात तो ये कि नया साल नई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं ला रहा। हाँ, आने वाला हर लम्हा नई अपॉर्चुनिटीज़ लाता है। आप क्यों इंतज़ार करते हैं कि नया साल शुरू होगा तो नया प्लान करूंगा, नया गोल करूंगा? हर लम्हा नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आता है, यह पहली बात। दूसरी बात, इल्म और डिग्री की हम बात कर रहे हैं कि इल्म और डिग्री इनमें से क्या अहम है और मौजूदा दौर में किसकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो जब से दुनिया बनी है इल्म तो उस वक़्त से इंसान की ज़रूरत रहा है। आजकल एक ख़ास पस मंज़र में इस बात को, इस नारे को प्रमोट किया जा रहा है कि डिग्री की नहीं हुनर की ज़रूरत है। एग्जैक्टली। मैं आपसे स्टार्ट कर लेता हूँ। आप यहाँ पर बैठी हैं, कैमरे को फेस करना, गेस्ट के साथ बात करना एक हुनर है। हाँ जी। लेकिन इसके पीछे अगर आपकी वो एजुकेशन ना होती जो आपको क्विक रिस्पांस देने की सलाहियत देती है, काउंटर क्वेश्चनिंग करने की सलाहियत देती है, वो इल्म ना होता तो क्या आपका ये हुनर इस वक्त काम आता आपके? बिल्कुल भी नहीं। आंसर इज नो। तो जब ये लोग कहते हैं कि हुनर ले लो, डिग्री की अब जरूरत नहीं रही, वो बेसिकली उन लोगों के आलाकार हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान और इस तरह के ममालिक से सिर्फ इंटरनेशनल लेबर प्रोवाइड की जाए। यहाँ पर लोगों को लेबर क्लास का काम दिया जाए कि तुम ये छोटे छोटे काम सीख लो और बड़े ममालिक के लिए वो काम करें। अगर डिग्री की अहमियत ना होती तो जितने भी आपके तरक्की याफ्ता ममालिक है वो यूनिवर्सिटी बंद क्यों नहीं कर देते? लेकिन अगर डॉक्टर साहब यहीं पे मैं काउंटर क्वेश्चन करना चाहूँगी कि अगर वाकई डिग्री की अहमियत होती, मैं डिनाई नहीं करी उसकी अहमियत नहीं है, बट मैं और भी सोच के हामिल जो लोग हैं उनका सवाल कर रही हूँ कि अगर वाकई डिग्री की अहमियत होती तो हर डिग्री होल्डर कामयाब ना होता इस वक्त। देखिए, इसमें भी सवाल है कि डिग्री के साथ कुछ लवाजमात हैं। क्या आपने, पहली बात तो ये कि आपने डिग्री के साथ वो सारे लवाजमात पूरे किए या नहीं किए, नंबर एक। नंबर दो, सबसे पहले अब ये तय करें कि आप इल्म हासिल क्यों करते हैं। क्या आप इल्म हासिल करते हैं जॉब करने के लिए? क्या आप इल्म हासिल करते हैं दानाई और विजडम और शऊर हासिल करने के लिए? अगर तो आप तालीम हासिल करते हैं इल्म, विजडम और शऊर हासिल करने के लिए, फिर उस इल्म, विजडम और शऊर की वजह से आपको रोज़गार के मौके भी मिलते हैं, और रोज़गार के मौके बाय प्रोडक्ट है जो साथ साथ मिलेंगे। लेकिन अगर आपने इल्म, शऊर को, फहम को कुर्बान कर दिया सिर्फ इसलिए एक पीस ऑफ पेपर लिया कि ये पीस ऑफ पेपर दिखा के मुझे किसी जगह पर जॉब मिल जाएगी, तो फिर वो एक पीस ऑफ पेपर है, वो डिग्री नहीं है। डिग्री के साथ जो चीज़ें मुंसलिक हैं, इल्म, शऊर, फहम, वो है कि नहीं है? आप मुझे बताइए कि बेशुमार व्हाट्सएप के ग्रुपों में आप भी ऐड होंगी, मैं भी कई ग्रुपों में ऐड हूँ। वहाँ पर ऐसे एड्स आते हैं, अपनी असाइनमेंट बनवाने के लिए राब्ता करें, अपना थीसिस लिखवाने के लिए कम पैसों में राब्ता करें। अब आप मुझे बताइए कि जो स्टूडेंट डिग्री के लिए थीसिस किसी से पैसे देके लिखवा रहा है, प्रोजेक्ट्स हैं, उन प्रोजेक्ट्स की वो पैसे देके काम करवा रहा है, जिंदगी में आएगा तो क्या करेगा? इसी तरह आप ये देख लें कि जो मैट्रिक या एफएससी की जो प्रैक्टिकल की कॉपियां होती हैं, हमारे व्यूअर बैठे हैं, हमने बनाई है ना। क्या आज के तालिब इल्म बनाते हैं? रात रात जाग जाग के वो स्केल के साथ और पेंसिल के साथ ड्राइंग खुद, इसीलिए अब यहाँ बैठी है ना। अब आज का स्टूडेंट क्या वो बनवाता है या बनाता है? चेंज हो गया है हमारा कि आज के यंगस्टर का। इसका मतलब है प्रॉब्लम डिग्री में नहीं है, इसका मतलब है प्रॉब्लम यूनिवर्सिटी में नहीं है, इसका मतलब है कि प्रॉब्लम इल्म में नहीं है, प्रॉब्लम इल्म हासिल करने वाले में है कि वो उस इल्म के कैलिबर पर खुद को नहीं ला रहा। प्रॉब्लम तो इसमें हुई कि आपने डिग्री के लवाजमात पूरे नहीं किए, ये तो पहला स्टेप है। उसके बाद आप हुनर ले लें, जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं।
हुनर के बगैर बिल्कुल डिग्री भी किसी काम की नहीं है। असल सवाल ये है कि इल्म और हुनर को आपस में मिलाया कैसे जाए। अगर आप हुनरमंद हैं और आपके पीछे इल्म नहीं है, आप मार्केट में सवाल नहीं उठा सकते, आप अपनी कीमत का तयन नहीं कर सकते, आपको मार्केट के रेट्स का पता नहीं है, आपका इस्तेसाल हो रहा है या नहीं हो रहा, आपको कुछ भी नहीं पता, आप फाइट करने के काबिल नहीं है। लेकिन अगर आपको इल्म होगा तो फिर आप सर झुकाकर काम नहीं करेंगे। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड नहीं चाहता कि आप सर उठाकर काम, वो चाहता है कि जो हम कह रहे हैं सर झुकाएं और यस सर जो दे दें आप उसे कहें कि वो कहें ये भी आपकी मेहरबानी है कि आप दे रहे हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि सिर्फ हुनर लो, तालीम नहीं चाहिए, तालीम नहीं चाहिए। एग्जैक्टली। और आजकल का माइंडसेट ये बन गया हुआ है हमारे यंगस्टर्स का, खास तौर पर कि सिर्फ हमें डिग्री चाहिए, हम डिग्री के थ्रू ही हर चीज पूरी दुनिया सर कर लेंगे। और ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी बंद भी तो गई हैं जो कहती हैं कि सिर्फ फीस जमा करवाओ और डिग्री ले लो, डिग्री पीस ऑफ पेपर मिल जाएगा, पीस ऑफ पेपर मिल जाएगा। अब उन डिग्रीज की वर्थ क्या होगी? देखिए, जब तक डिग्री का क्राइटेरिया आपने खुद पूरा नहीं किया तो फिर आप इल्जाम क्यों देते हैं? तो ये माइंडसेट आया कहाँ से? ये खाली ये वाला माइंडसेट कहाँ से आया? ये एक सोचने वाली बात है कि ये क्विक फिक्स का या शॉर्टकट का रास्ता हमने क्यों इख्तियार किया। ये जो हमने एक हाइप क्रिएट की होती है कि फलाने आदमी की रातों रात किस्मत की देवी मेहरबान हो गई थी, बाबा जी ने नजर भर के देखा और उसकी जिंदगी बदल गई, एक क्लिप वायरल हो गया और वो मिलियनर हो गया, यूं हो गया और यूं हो गया। इस चक्कर में लोगों ने सोचा कि अब मेहनत करने की जरूरत नहीं है। असल चीज तो ये है, आप देख लीजिए कि हमारे तो बहुत बड़े बड़े कायदीन कहते हैं कि डिग्री तो डिग्री होती है, जाली हो या असली हो क्या फर्क पड़ता है। ये बड़ा मारूफ फिक्रा है जो गुज़िश्ता कई सालों से पाकिस्तान के ईवान सियासत में गूंज रहा है। जब आपके अकाबरीन, आपके सियासी लीडर्स, आपके मुल्क के कायदीन इस तरह के फिक्रे कहेंगे तो मुझे बताइए कि जो आने वाले लोग हैं उनके जहनों पर कैसा असर होगा। ऐसे है। फिर जो डिग्री होल्डर्स की आपने बात की थी कि हर डिग्री होल्डर कामयाब क्यों नहीं होता। अब स्टूडेंट जब अपने टीचर्स को देखता है और वो देखता है कि इसके पास ये डिग्री है, इतनी पूरे लाइन लगी हुई है डिग्रीज की, मगर ये माशरे में बाइज्जत तरीके से जी नहीं पा रहा, इसकी सैलरी बहुत कम है, इनकम नहीं ले पा रहा, तो फिर वो समझता है कि शायद मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पर देखें तो जिन लोगों को वो रोल मॉडल बताते हैं वो पूरे पाकिस्तान में कितने हैं? वो पूरे पाकिस्तान में कितने हैं? एक आधा होएगा, 100 होंगे चलो। तो 28 करोड़ की आबादी में से 100 अब डिग्री होल्डर्स देख लेंगे वो कितने कामयाब हैं। आप उसे भी कंपेयर कर लें। हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, बहुत ज़रूरी है, आपको जॉब सीकर की बजाय जॉब प्रोवाइडर होना चाहिए। लेकिन मिसालें बड़ी अजीबोगरीब रहते हैं। इससे बेहतर था तुम समोसों की रेडी लगा देते, एक वक्त आता तुम्हारे बेटे उस बिजनेस के मालिक होते, ये नस्ल दर नस्ल तुम्हारा बिजनेस चलता है। तो कभी समोसे वाले का लाइफस्टाइल भी देखें जाके, उसके घर में क्या हो रहा है, वो किस तरह के घर में रहता है, किस तरह के कपड़े पहनता है, बातें किस तरह की करता है, उसकी हाइजीन देखिए वो कैसी है। अब ये हमारा अलमिया ऐसा है ना पाकिस्तान का कि जॉब्स है नहीं है, फिर लोग इसलिए कंपैरिजन में आ जाते हैं कि आपका डिग्री लेने का क्या फायदा, आप फिर इस तरह की कोई डेरी लगा लेते हैं। एग्जैक्टली, इसकी वजह यह है कि लोगों ने डिग्री ली ही इसलिए थी कि मैंने जॉब लेनी है। वो डिग्री जॉब क्रिएटर बनने के लिए भी ले सकते थे कि जब मैं ये डिग्री लूंगा तो मेरी वजह से सैकड़ों या हजारों लोगों को जॉब्स मिलेंगी, ये भी तो कर सकते थे ना। मैं अपना काम शुरू करूंगा, वो ये भी कर सकते थे। मैं इल्म हासिल कर रहा हूं दानाई के लिए, शऊर के लिए, लेकिन उन्होंने पहला स्टेप भी गलत लिया कि इंटेंशन गलत रखी कि डिग्री बराए रोजगार। तो अगर सिर्फ रोजगार चाहिए तो फिर आप बाकी हुनर सीखें, छोटा मोटा काम करें, चंद हजार या चंद लाख में आप काम करें। अगर आपको दुनिया बदलनी है, आइडियाज चाहिए, पूरी दुनिया तक अपना पैगाम पहुंचाना है, सोसाइटी के लिए ऐसा कि माइंड ब्लोइंग किस्म का काम करना है कि लोग के क्या कमाल किया इसने, उसके लिए आपको इल्म चाहिए। उसके बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। मतलब हुनर भी अगर आपके पास है, इल्म और हुनर मिल जाए तो फिर कमाल होगा। हाँ, मतलब आपने हुनर को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने के लिए यू नीड डिग्री, यू नीड इल्म। एग्जैक्टली। अब हमारे यहाँ क्या हो रहा है डिग्री के और इसका अगर कंपैरिजन देखें, एक इलेक्ट्रीशियन एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से बेहतर जानता है कि वायरिंग कैसे करनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी। एक ठेकेदार एक इंजीनियर से बेहतर कंस्ट्रक्शन जानता है क्योंकि उसने प्रैक्टिकल नॉलेज लिया हुआ है। ये प्रॉब्लम्स वाकई सामने आती हैं। लेकिन अगर यही इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या सिविल इंजीनियर्स अगर साथ साथ दौरान तालीम प्रोजेक्ट्स को सचमुच वैसे कर रहे होते जैसा कि यूनिवर्सिटी ने असाइनमेंट्स दी थी, तो फिर ये मैचलेस होते। इन्होंने उस वक्त जान छुड़ाई और अब ये ब्लेम देते हैं कभी किस्मत को, कभी यूनिवर्सिटी को, कभी डिग्री को, और आने वाली नस्लों को कहते हैं कि तुम्हें पढ़ के कुछ नहीं मिलेगा। उनसे ये तो पूछ लो कि तुमने भाई पढ़ा क्या है, क्या तुम उस पढ़े हुए कोई आज रिपीट कर सकते हो? उन्हें आज कोई सवाल पूछ लें कि जो तुमने पढ़ा है उसी में से ये सवाल है, आपके ख्याल है वो सॉल्व कर पाएंगे?
फिर मसला तो लेने वाले में है ना। ऐसे ही है कि ज़िंदगी सिर्फ डिग्री के पीछे नहीं घूम रही होती है, बाकी एस्पेक्ट भी ज़िंदगी के हमें देखने चाहिए कि वो क्या है, बाकी ज़िंदगी के रंग हमें देखने चाहिए। तो हमने आज कोशिश की है कि आपको बता सकें कि डिग्री ज़रूरी है, हुनर ज़रूरी है, या दोनों को आपको साथ साइमल्टेनियसली लेकर चलना चाहिए। डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप आए। ब्रेक लेते हैं, हम यहाँ पर मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब 2025 के हवाले से आज भी हम बात करेंगे कि 2025 ज़िले इंतज़ामिया के हवाले से कैसा रहा और ख़ास तौर पर पंजाब हुकूमत के हवाले से कैसा रहा। जितने भी तरक्याती काम चल रहे थे उनकी क्या पेशरफ्त सामने आई है, फीडबैक कैसा है 2025 क्योंकि इख्तिताम को जा रहा है। सबसे पहले जिसके ऊपर हमने बात करनी है कि शहर लाहौर की जो सड़कें हैं उनको एक लेवल पर लाने का मामला है, और जो हुक्म है वो ज़बानी जमा खर्च साबित हुआ है, उसके ऊपर अभी तक कोई काम नहीं हो सका है। महकमा हाउसिंग के अहकामात पर भी टीपा के किए गए सर्वे के बाद खामोशी सामने आई है। एक तो ये स्टोरी के ऊपर हमने बात करनी है। देन मैन होल्स कवर्स जो हैं वो चोरी होने में मुलव्वस माफिया के गिर्द घेरा तंग करने की तैयारी की जा रही है। एज़ वी नो कि ये वो मामला है, एक कंसर्निंग पॉइंट है जिससे बहुत सारी अमवात भी वाक़ हो जाती हैं। बड़े बच्चे ख़ास तौर पर गिर के जहाँ बहक हो रहे हैं। कराची में ये वाक़या पेश आया, वहाँ पर आते रहते हैं। फिर पंजाब में, लाहौर में भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो हमने देखे हैं कि मैन हॉल्स नहीं होते हैं जिसकी वजह से लोग उसमें गिर जाते हैं। उसके हवाले से बात करेंगे। तीसरी स्टोरी है कि साल 2025 का सूरज गुरूब होने को है। केनाल रोड पर जो येलो लाइन चलानी थी वो अभी तक नहीं चली है, मंसूबा ठप होकर रह गया है। क्या वजह है, कब ये चलेगी, इस पर बात कर लेते हैं। ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है, उनसे बात करते हैं। जैन आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अच्छा हूँ मैं, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जैन, शहर लाहौर की सड़कों को एक लेवल पर लाने का मामला है, अभी तक खामोशी है टीपा की तरफ से, महकमा हाउसिंग के अहकामात के बावजूद भी। क्या वजह है इसकी? देखें, सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है कि सड़कों को एक लेवल पर लाने का क्या मतलब है। हमारे माजी में जब मंसूबा जात पर काम किया गया, सड़कें बनाई गई, फ्लाईओवर और अंडरपासेस बनाए गए, तो हमने सड़कों को इस कदर ऊंचा कर दिया कि लाहौर में कई ऐसी सड़कें मौजूद हैं कि अगर उस सड़क पर खड़े हो जाएं तो घरों की छतें नज़र आ रही होती हैं। इस कदर ऊंची सड़कें हैं। मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही मॉल रोड का अंडरपास क्रॉस करेंगे और हरबंसपुरा की तरफ जाएंगे तो रॉयल पाम के पास सड़क इस कदर ऊंची हो चुकी है कि वहाँ पे खड़े होके जो लोगों की छतें हैं वो नज़र आ रही होती हैं। इसके अलावा जब सड़क को बनाया जा रहा होता है तो उस सड़क को पहले उखाड़ने की बजाय उसके ऊपर ही कारपेटिंग कर दी जाती है। एक तो वो सड़क का म्यार बेहतर नहीं रहता, और दूसरा हर गुजरते दिन के साथ जो आबादी है वो नीचे जाती जा रही है और जो सड़कें हैं वो ऊपर जाती जा रही हैं। उसका नतीजा जहाँ पर लोगों की जो इमलाक हैं उनका नुकसान है, या लोगों की इमलाक के जो रेट हैं वो कम हो जाते हैं। वहीं पर जब ये डाउन एरियाज़ बन जाते हैं तो वहाँ पे अर्बन फ्लडिंग के खदशात होते हैं। अक्सर जो आपके प्रोग्राम में बार बार ये बात डिस्कस हो चुकी है कि लक्ष्मी चौक एक पॉन्डिंग पॉइंट बन चुका है, ताजपुरा पॉन्डिंग पॉइंट है, जो मजंग चौक है वहाँ पर बारिशी पानी जमा हो जाता है, जिना हॉस्पिटल पॉन्डिंग पॉइंट है, गुलबर्ग पॉन्डिंग पॉइंट है, यहाँ पे अर्बन फ्लडिंग के खदशात होते हैं। तो ये उन लोगों का कसूर नहीं है, ये उन इदारों का कसूर है जिन्होंने सड़क पे सड़क बनाई और उसके बाद उनके घर नीचे चले गए। अब जो इंजीनियरिंग है और जो कानून है वो ये कहता है कि जब आपने किसी भी मुकाम पे कोई नई सड़क बनानी है तो पहले से मौजूद सड़क को उखाड़ा जाएगा, उसका लेवल सेट किया जाएगा और फिर उसके बाद सड़क को तमीर किया जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ पर भेड़ चाल है कि जो सड़क है उसके ऊपर ही कारपेटिंग कर दी जाए और मामले को रफा दफा कर दिया जाए।
मुफादे आमा का है ना मामला, ये मसला ये है कि दीगर मंसूबों की तरह इस मंसूबे को भी दफन किया जा रहा है, समरी को भी दफन किया जा रहा है। मुझे लगता है मुनीबा आपने जहन बना लिया है कि इस हुकूमत ने मुफादे अम्मा का कोई काम नहीं नजर करना। ये आ रहा है ना, नजर ये आ रहा है, अब क्या कर सकते हैं। अब देर आए दुरुस्त आए। अगस्त 2025 में इस अमर का ऐलान किया गया कि ये तमाम तर जो सड़कें एक लेवल पर नहीं हैं, इनको एक रोड लेवल पर लाया जाएगा। सबसे पहले तो ये ऐलान ऐसा लगा कि शायद इसके ऊपर अमल दरामद ही नहीं हो सकता। आप देखें कि 3,500 किलोमीटर सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर एक लेवल पर किस तरह लाया जाएगा। फिर ये अज्यूम किया कि अगर गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया तो हो सकता है ये इसको इस रोड लेवल पर ले आए, लेकिन जो अगस्त 2025 में अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि ये नहीं इनसे होगा, वो अल्हम्दुलिल्लाह साल 2025 का सूरज गुरूब होने से पहले इन्होंने सच कर दिखाया कि ये इनसे नहीं हुआ। इन्होंने इसको छेड़ा भी नहीं, इन्होंने इसको देखा। शायद आपको कोई खुशखबरी देने लगे कि आज से ये शुरू होने लगा है, मैं लिटरली एक्सपेक्ट कर रही थी। मैं तो सिर्फ आपके नाजरीन को थोड़ा सा धोखा दे रहा था कि वो ये समझे कि हाँ वाकई इन्होंने ये रोड लेवल पर ले आए। लेकिन इस सिलसिले में एक स्टडी की गई और वो स्टडी बड़ी शानदार और जानदार है। टीपा को ये जिम्मेदारी तफवीज़ की गई कि आप लाहौर की तमाम सड़कों का रोड लेवल चेक करें। उन्होंने आके जो रिपोर्ट सबमिट की तो उसमें बड़ी हैरानकुन बात ये थी कि लाहौर की जितनी भी मरकज़ी शाहराएँ हैं, तकरीबन 1568 किलोमीटर की मरकज़ी शाहराएँ हैं, कोई एक भी दूसरे के लेवल के मुताबिक नहीं है। ये उस स्टडी में इन्होंने रिपोर्ट जमा करवा दी। उसके बाद एक चीफ मिनिस्टर साहिबा को समरी अरसाल की गई जिसमें यह कहा गया कि हम ये तमाम सड़कों को रोड लेवल उनका सेम बनाना चाहते हैं ताकि अर्बन फ्लडिंग के खदशात कम हों, जो बारिशी पानी का निकास है वो बर वक्त यकीनी बनाया जा सके, फिर उसके बाद जो स्लोप्स हैं वो ख़त्म हो जाए, और इसके साथ ये फ़ायदा होगा कि जो तमाम शाहराएँ हैं वो वहाँ पर जो ट्रैफिक रवानी है वो बेहतर हो जाएगी। अक्टूबर में ये समरी अरसाल की गई, अभी तक उसके ऊपर यस और नो भी नहीं आया। अगली स्टोरी भी सड़कों से रिलेटेड ही है। मैन हॉल चोरी होने का जो मामला है वो नहीं थम पा रहा है और माफिया जो है इसका वो सरगर्म है। देखें जी, ये तो महकमा हाउसिंग की तरफ से पहली दफ़ा ये बात को एक्नॉलेज किया गया है। इससे पहले मीडिया इस बात को उजागर करता था, लेकिन अब महकमा हाउसिंग इस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहा है कि ये जो मैन होल कवर चोरी होते हैं, ये इसके पीछे ये जो नशई लोग हैं या जो मंशियात के आदी अफराद हैं, सिर्फ ये नहीं कर रहे, एक पूरा गैंग है, एक पूरा माफिया है जो कि इन मैन होल कवर्स को चोरी करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने अपने एलामिये में इस चीज़ को तस्लीम कर लिया कि मैन होल कवर को चोरी किया जाता है और एक माफिया के थ्रू चोरी किया जाता है। अब इसमें बात यह है कि हुकूमत आज तक ऐसी कोई प्लानिंग क्यों नहीं कर सकी कि इन मैन होल कवर्स को चोरी होने से बचाया जा सके। देखें, जब एक तरफ तो चीफ मिनिस्टर साहिबा जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनकी पॉलिसीज़ लेकर आ रही हैं, तो दूसरी तरफ मैन होल कवर कहने को तो गटर का ढक्कन है, लेकिन अगर वो देखा जाए तो वो एक बच्चे को ज़िंदगी देता है या एक बच्चे के मौत की वजह बनता है। आपने अभी जिक्र किया कराची का, तो कराची के बाद उसके बाद पंजाब में कई वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं कि बच्चे मैन होल कवर में गिर के अपनी जो ज़िंदगी है उसकी बाजी हार चुके हैं। उस माँ बाप से पूछें जिन्होंने उस बच्चे को पैदा किया और उनके क्या क्या अरमान थे, और एक गटर उस बच्चे को खा गया। अफसोस की बात है। और आज ये एक प्रेस रिलीज़ के ज़रिए, एक एलामिया के ज़रिए इस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि अब एक जी माफिया है पूरा, वो इन गटरों को चोरी करता है। तो इनको रोकने के लिए आपने क्या किया आज तक? देखें, अब अगर दुनिया की रिसर्च की जाए, दो तरह के मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो मैन होल कवर्स हैं, गटरों के ढक्कन है, ये इस्तेमाल किए जाते हैं। एक होते हैं आरसीसी के, एक होते हैं आरपीसी के। आरसीसी के वो ढक्कन होते हैं जो मोस्टली आप ये सड़कों पर देख रहे होते हैं, जो सीमेंट के बने होते हैं और उसके अंदर लोहे के वो इस्तेमाल हुआ होता है। और दूसरे होते हैं आरपीसी के, प्लास्टिक रिकम्पोजिट के। वो प्लास्टिक के ढक्कन होते हैं लेकिन इस कदर मजबूत होते हैं कि गाड़ियों का वजन वो बर्दाश्त कर लेते हैं। ये जो पहला मैंने बताया कि आरसीसी जो अक्सर हम नज़र आते हैं, जिसके अंदर लोहा होता है,
इसके अंदर तकरीबन 1 मन लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। 1 मन लोहा, तो आप तो खुद लोगों को दावत दे रहे हैं कि आके इनको चोरी करके ले जाएं। प्लास्टिक रिकम्पोजिट के क्यों नहीं इस्तेमाल किए जा रहे? 2017 में पहली दफ़ा ये प्रोजेक्ट आया कि जब शादरा में 2 बच्चों की हलाकत हुई, उसके बाद एक हरबंसपुरा में हलाकत हुई, एक ठोकर न्याज़बेग के इलाके में बच्चा गटर में गिर के जाँ बहक हो गया, और ये 15 से 20 दिनों में ये बच्चे अपनी जान से हाथ धो बैठे। तो उस वक्त ये प्लान किया गया कि इन मैन होल कवर्स को चेंज कर दिया जाए। 10,000 मैन होल कवर मंगवाए गए प्लास्टिक रिकम्पोजिट के, जिसका अभी मैंने आपको रेफरेंस दिया कि वो प्लास्टिक का होता है, उसको चोरी भी किया जाए तो वो फरोख्त नहीं होता। इस वक्त लाहौर में कुल 70 लाख मैन होल कवर्स की जरूरत है। 70 लाख मैन होल कवर्स की जरूरत है, और मंगवाए कितने गए? 10,000। 70 लाख और 10,000 में कितना फर्क है? 0.00% में जाके आपने वो मंगवाए। अब फिर मैं ये कह रहा हूं कि गवर्नमेंट की कुछ बजट कंस्ट्रेंट्स होती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट सारे के सारे फंड मैन होल कवर खरीदने, हाँ, लेकिन एटलीस्ट यू शुड बी प्रोग्रेसिव। आप उस तरफ जाना तो शुरू करें। अच्छा, लास्टली येलो लाइन अभी तक नहीं बन पाई है। 2025 इख्तिताम होने वाला है, आज सेकंड लास्ट डे है उसका, येलो लाइन के ऊपर कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकी है। फरवरी 2025 में वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि हम येलो लाइन का जो प्रोजेक्ट है उसको शुरू करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद जब बजट पेश हुआ तो उसमें भी जो येलो लाइन के लिए फंड्स थे वो झलक रहे थे। उस वक्त भी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने असम्बली के फ्लोर पे ये बात की कि हम इस साल येलो लाइन बनाएंगे, लेकिन ये 6 महीनों में, इस माली साल के 6 महीनों में और साल 2025 पूरे में ये प्लानिंग फेज से बाहर नहीं निकल सका अभी तक। इसके लिए जो रैपिड ट्रांजिट है वो मंगवाई गई नोरिनको कंपनी से, उसकी बड़ी हाइप सुनी, बड़ी उसकी मीडिया कवरेज की गई, लेकिन उसको भी नहीं चलाया गया। उसका टेस्ट रन किया गया लेकिन उसको भी नहीं कैनाल पे चलाया जा सका। दीगर नेस्पाक से उसका प्लान करवाया गया लेकिन फिर भी येलो लाइन नहीं चल सकी। इसका नेटशल ये है कि 2025 में येलो लाइन तो नहीं लाहौर की सड़कों पे चल सकी, और जून 2026 तक भी चलती हुई नज़र नहीं आ रही। लेट्स सी कि गवर्नमेंट अगर आइंदा साल में इसके लिए कोई खातर खा बजट मुख्तस करती है, सही है, तो फिर तो इसकी पॉसिबिलिटी नज़र आ सकती है। इस साल बड़े तम तराक से ऐलान किया गया था कि हम लाहौर में एक नया मास ट्रांजिट सिस्टम देंगे, लेकिन गवर्नमेंट साल 2025 में तो ये मास ट्रांजिट सिस्टम नहीं दे सकी। ऑन द अदर हैंड देखें, जहाँ पे गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया तो हमें उसकी तारीफ भी करनी चाहिए कि ऑन दी अदर हैंड गवर्नमेंट ने कई अजला में इलेक्ट्रिक बसें दे दी, वो बहुत अच्छा काम किया, लेकिन लाहौर के वासियों को येलो लाइन का प्रोजेक्ट नहीं मिल सका। येलो अभी तक नहीं आया तो पर्पल और ब्लू की तो फिर देखेंगे कि बातें ही होंगी, यहाँ पर हवा में उड़ा दी जाएंगी। तो ये सारे मामलात थे लाहौर शहर के हवाले से जो हमने डिस्कस किए हैं। ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद थे स्टूडियोज़ में। थैंक यू सो मच ज़ैन, आप आए इसके ऊपर बात की। जनाब, अब कुछ पेट के हवाले से बात कर लेते हैं कि पेट का इन्फेक्शन एक आम मगर तकलीफदेह मसला होता है जो मैदे और आंतों में बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट्स की वजह से पैदा होता है। अब इस इन्फेक्शन से बच्चे बड़े दोनों मुतासर हो सकते हैं, और अगर बर वक्त इसका इलाज ना किया जाए तो जिस्म में पानी की कमी हो जाती है, कमज़ोरी पैदा हो सकती है। लिहाजा पेट के इन्फेक्शन से बचाव के लिए सफाई का ख़ास ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। आम तौर पर इस इन्फेक्शन के इलाज में ज़्यादातर पानी पीना, हल्की खुराक लेना ज़रूरी समझा जाता है, लेकिन मुनासिब एहतियात और वक्त पर इलाज ना करवाने से कौन से सेहत के मसाइल पैदा हो सकते हैं, हम उस पर बात करेंगे। और उस पर बात करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर इसरारुल हक तूर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं, तो उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। डॉक्टर साहब, सर्दी का मौसम है, साथ साथ लवाजमात भी चल रहे होते हैं, गर्म ग़िज़ाएँ भी खाई जा रही हैं, फुल वेदर को एंजॉय किया जा रहा है, लेकिन साथ साथ पेट के इन्फेक्शन भी चल रहे हैं जी। हॉस्पिटल में कितनी तादाद है लोगों की, कितने मरीज आ रहे हैं? देखिए, सीजनल वेरिएशंस तो पेशेंट्स की आती रहती है। गर्मियों में और तरह के मसाइल हैं, सर्दियों में किस तरह के पेशेंट्स आते हैं? देखिए, सर्दियों में इस तरह होता है कि कैलोरी रिच, कैलोरी डेंस जिसको हम कहते हैं, फ्राइड फूड का कॉन्सेप्ट बढ़ जाता है, ओवर ईटिंग बढ़ जाती है, बारबेक्यूज और इस तरह की चीज़ें।
फिर दिन का दुरानिया बहुत मुख्तसर होता है, तो उसमें जब 2-3 मील इकट्ठे हो जाते हैं तो उनका आपस में दुरानिया बड़ा थोड़ा होता है, तो उसकी वजह से ओवर ईटिंग के मसाइल, उसके साथ जब आउटडोर ईटिंग बढ़ती है तो उसके साथ हाइजीन के मसाइल, इस तरह करके अगर एक ओवरऑल देखा जाए तो देखें ना, अगर एक बंदा है वो सीने की जलन, पेट का भारापन होना, जाहिर है जब वो एनर्जी रिच और फ्राइड स्टफ़ खाएगा तो उसमें मैदे में ज़्यादा देर खुराक रुकेगी, जब ज़्यादा देर रुकेगी और टाइम थोड़ा होगा और अगले खाने के वक्त में वो फिर बैठ जाएगा खाने पे, तो एंड रिज़ल्ट क्या होगा कि ओवर ईटिंग के मसाइल शुरू हो गए, जिसपे सीने की तेज़ाबियत, और अगर किसी को पहले से ये थोड़े बहुत मसाइल हैं तो वो अनमास्क हो जाएंगे, वो बढ़ जाएंगे। इसी तरह जब आउटडोर ईटिंग होती है तो उसके साथ हमारे यहाँ फूड हाइजीन में जिस तरह गंदा पानी, गंदी ग़िज़ा के जो मसाइल हैं, उससे रिलेटेड जो है पतले पखाने या डायरिया जिसको कहते हैं उसके मसाइल, वॉमिटिंग, फिर उसके बाद अगर कोई सवेयर इन्फेक्शन हो जाए तो फिर उसके साथ एसोसिएटेड फ़ीवर, तो ये सारी चीज़ें हैं जो विंटर से स्पेसिफिक पेट के अमराज में इजाफे का बायस बनते हैं। अच्छा, यूजुअली हमने देखा है कि जब पेट का इन्फेक्शन होता है बच्चों में या बुज़ुर्गों में, तो सबसे पहले कहा जाता है कि इनको पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कराएं, पानी की कमी ना हो जाए। तो क्यों कमी हो जाती है पानी की? देखिए, जब लूज स्टूल आते हैं या वॉमिटिंग होती है, वॉमिटिंग की वजह से बंदा खा पी नहीं सकता, और लूज स्टूल की वजह से जब पानी खारिज होता जाता है जिस्म से, तो उसके साथ बहुत सारे नमकियात और पानी जब खारिज होता है तो ओवरऑल सर्दियों में पानी और इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल भी कम होता है, तो डिहाइड्रेशन होने का अमल ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाता है। उसमें इससे सबसे ज़रूरी, सबसे अहम जो कंपोनेंट है, आम तौर पे इस पे वायरल इन्फेक्शंस होते हैं पेट के, जो डायरिया 1 से 2 पतले पखाने आने के बाद क्लियरेंस होने के बाद ठीक हो जाते हैं, लेकिन पानी की अगर वो कमी कर दें तो उसके बाद फिर वो एंड ऑर्गन्स जिसको हम कहते हैं किडनीज और वाइटल ऑर्गन्स और दूसरे जो अज़ा हैं उनको मुतासिर कर देते हैं। इस वजह से कहा जाता है कि पानी की कमी से बचें। डायरिया तो सेटल हो जाएगा, लेकिन इस दौरान, इस एपिसोड के दौरान कोई वाइटल ऑर्गन डैमेज ना हो जाए, इसलिए हाइड्रेशन पे तवज्जो करें। बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि हम खाना खाते हैं और खाने के फौरी बाद ही 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद या 5 मिनट बाद ही हमें वॉशरूम आ जाता है, तो ये भी क्या कोई पेट का इन्फेक्शन हो सकता है? इसमें 2 चीज़ें हैं जी। एक तो ये है कि आपको मैंने अर्ज़ किया कि आम तौर पे वायरल इन्फेक्शन सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, खुद से होते हैं और ठीक हो जाते हैं। जब ये हो के ठीक हो जाते हैं तो कुछ अरसे के बाद बाज़ लोगों की जो आंतों की मूवमेंट है उसमें वो बाकायदगी नहीं रहती, यानी पहले मैदे में खुराक जाती है, फिर छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, और उसका एक रिदम है कि ख़ास टाइमिंग के साथ खाना आगे की तरफ मूव कर रहा होता है, उसमें ज़रूरी अज़ा जज्ब हो रहे होते हैं और वेस्ट मटीरियल आगे की तरफ जा रहा होता है। होता क्या है कि जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके बाद आंतों का ये जो रिदम है बाज़ औक़ात कुछ अरसे के लिए बहाल नहीं होता, और उस पर वो तेज़ी रहती है, जैसी मैदे में खुराक गई उसने एकदम से उसको फ्लश आउट कर दिया, यानी उसको इसमें पोस्ट इन्फेक्शियस पार्ट है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो मुस्तकिल इस कैफियत का शिकार होते हैं, जिसमें IBS जिसको हम लेबल कर रहे होते हैं, उसमें हो ये रहा होता है कि जिस तरह बाज़ लोगों की आंतें, जिस तरह की तबीयत सेंसिटिव होती है, इस तरह हम कहते हैं कि बाज़ लोगों की आंतें सेंसिटिव हो गई हैं और वो उसको फूड को पूरी तरह से प्रोसेस नहीं कर पाती। तो ऑब्वियसली इसकी कोई रीजंस ढूंढ के उसका इलाज करने की ज़रूरत होती है। तो कॉमन रीजंस क्या होती हैं वैसे, इसकी वजूहात क्या होती हैं? एक तो यही मैंने बताया कि इन्फेक्शन के बाद वाला ये सिनेरियो होता है। उसके बाद कुछ लोगों को अंडरलाइंग अगर IBS है तो उनमें ये बाज़ औक़ात एपिसोड सेवेरिटी के हिसाब से आता है और फिर खुद से कुछ अर्सा ठीक हो जाता है, तो ये एपिसोडिक होता है उन लोगों में। ठीक है, और ये क्या ठीक हो सकता है या ये और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है अगर इसको डॉक्टर को चेक ना कराया जाए? देखिए, इसमें कुछ वार्निंग साइंस हैं। अगर उस वार्निंग साइन के दौरान उसके ये मुस्तकिल उसकी तबीयत इस तरह की हो जाए, या उसमें खून की कमी होने लग जाए, या उसमें पखाने में खून आने लग जाए, या उसके साथ उसका वज़न कम हो जाए, अनएक्सप्लेन्ड फीवर होने लग जाए, तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी कोई ना कोई रीज़न हमें ढूंढने की ज़रूरत होती है कि आंतों में इससे बढ़ के कुछ और खुदा खास्ता ख़राबी तो नहीं होगी। उस ख़राबी को फिर ढूंढ के उसका इलाज करने की इलाज किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, ORS के बारे में कहा जाता है जी, अगर आपका पेट ख़राब हुआ है या फिर इस तरह का कोई डायरिया वगैरह हुआ है तो ORS पिलाएं, वो ठीक होता है पेट की इन्फेक्शन के लिए? देखिए, ORS बेसिकली उसमें थोड़ा सा पानी का कंपोनेंट है, थोड़ा उसमें नमकियात हैं और थोड़ा मीठा है। दूसरे लफ्ज़ों में उसमें एक इस तरह की फॉर्मुलेशन है जो डिप का मुतबादल के तौर पे होती है। अच्छा, ठीक अगर है। पानी और नमकियात जिस समय ज़ाया हो गए हैं लूज स्टूल आने की वजह से या किसी वजह से
हाइड्रेशन और सॉल्ट्स ऊपर नीचे हो गए हैं, तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। इससे फौरी तौर पे जो आंतों की मूवमेंट है वो रेगुलर होती है, और उससे पानी की कमी होने से जो किडनीज़ का डैमेज, लिवर का डैमेज और खुदा न खास्ता ब्लड प्रेशर की वेरिएशन है उसमें बेहतरी आती है। तो इसलिए इसको लूज स्टूल का जो इब्तदाई तिब्बी मदद है वो यही है कि, और जिसे होम मेड भी रेमेडी कहना चाहिए, कि फौरी तौर पे पतले पखाने आने के बाद डॉक्टर पे जाने से पहले ही ओआरएस शुरू करने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, क्या इस आपने जैसे कहा कि वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, ये वायरल्स होते हैं, लेकिन इनमें क्या जो लोग एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं ख़ुद से ही, वो क्या इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को मज़ीद वर्स कर सकते हैं? देखिए, एंटीबायोटिक्स के बारे में तो एक ही रिकमेंडेशन है कि एंटीबायोटिक्स खुद से किसी भी मरीज़ ने नहीं लेनी, किसी क्वालिफाइड बंदे के कहने पे उसने लेनी है। अब वो क्वालिफाइड बंदा बेहतर जा जाए कि वो फैसला करेगा कि इस बंदे को ज़रूरत है या नहीं है। तो ख़ुद से एक लूज टूल आने के बाद एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कोई अच्छा आइडिया नहीं है। वायरल इन्फेक्शंस में एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं होता है। उसमें आम तौर पे ये सेल्फ लिमिटिंग होती हैं, उसमें टाइम लगता है, लेकिन बाद सूरतों में ये होता है कि वायरल इन्फेक्शन तो हो रहा होता है, लेकिन उसके साथ साथ बाज़ औक़ात सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा होता है। तो इसलिए उस सूरत हाल में जब कोई वार्निंग साइंस आ रहे हों, कोई सुपर एडेड इन्फेक्शन सस्पेक्टेड हो या प्रोलॉन्ग हो जाए, तो उसमें जो क्वालिफाइड डॉक्टर साहब हैं या जो भी कोई आपके हेल्थ केयर पर्सनल आपके लूप में हैं, उनसे रब्ता करके अगर वो सजेस्ट करते हैं तो ज़रूर खाएं एंटीबायोटिक, इस पर रेजिस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो है कि आप डॉक्टर से पूछ के खाएं, जी खुद से ना खाएं, प्रिस्क्राइब्ड करें तो आपने वो खानी है। तब तक हम अपनी डाइट बेहतर नहीं करेंगे, अपनी जो रूटीन है बेहतर नहीं करेंगे, तब तक ये प्रॉब्लम्स, ये इन्फेक्शंस पेट के खास तौर पे ये सही नहीं होने वाले हैं। हमारे साथ डॉक्टर इसरारुल हक तूर साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच कि आप आए, इसके ऊपर बात की। ब्रेक लेते हैं जी, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ हम बात कर लेते हैं स्किन के हवाले से। और सर्दियां हैं, सर्दियों में आपको पता है स्किन बहुत ज़्यादा लोगों की ड्राई हो जाती है, मॉइस्चराइज्ड नहीं रहती है। एक तो क्योंकि खुश्क सर्दी पड़ रही है, दूसरा ये हम पानी का इस्तेमाल बहुत कम कर रहे होते हैं, पी नहीं रहे होते हैं, और तीसरी कि हम गर्म पानी से नहा रहे होते हैं। इन चीज़ों की वजह से ड्राई स्किन के प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं, और फिर ड्राई स्किन होती है तो बहुत सारे रैशेज़ या बाकी प्रॉब्लम भी होना शुरू हो जाते हैं। तो उनसे हमने किस तरह बचना है, उस पर हमने बात करनी है। और उस पर बात करने के लिए डॉक्टर नमेरा राई ने हमें जो है ना वो ज्वाइन किया है, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। उनसे बात करते हैं। डॉक्टर नमेरा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर नमेरा, एक तो मैंने बात की कि स्किन जो है ना वो ड्राई हो जाती है सर्दियों में, एक तो कॉमन मसला ये है। इसके अलावा सर्दियों में स्किन से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम है जो लोगों को फेस करने पड़ते हैं? अच्छा, सबसे ज़्यादा ये होता है कि स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही होती है, क्योंकि हमारी इन्वायरमेंट में ह्यूमिड लेवल बहुत कम हो जाता है। तो जो हमारी स्किन का नेचुरल मॉइस्चर है, हमारी स्किन के जो नेचुरल ऑयल्स हैं वो जा रहे होते हैं साथ साथ, तो स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई, फ्लेकी, इची हो जाते हैं। समटाइम्स ये होता है कि एक्जिमा आ जाता है पेशेंट को। तो ये सारे रीजंस होते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि सर्दियों में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें स्किन पे, ताकि आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहे। अच्छा, हमने कहा कि एक्जिमा का प्रॉब्लम भी हो जाता है लोगों को सर्दियों के अंदर। तो ड्राई स्किन, मतलब एक नॉर्मल अगर ड्राई स्किन हो रही है, हम उसकी अच्छे तरीके से ख्याल नहीं रख रहे हैं, उसमें और एक्जिमा में क्या फ़र्क है? किस तरह डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं कि हमें एक्जिमा है, वो नॉर्मल वाली ड्राई स्किन नहीं है? अच्छा, ये होता है कि ड्राई स्किन में आपको स्किन थोड़ी सी फ्लेकी नज़र आएगी, बट ये होता है कि जब हम उस पर मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते ही नहीं है तो स्किन और ज़्यादा ड्राई होते होते वो एक्जिमा की तरफ चली जाती है। और एक्जिमा आपको इस तरह से नज़र आएगा कि रेड पैचेस आपको नज़र आएंगे आपके जॉइंट्स पे, आपकी एल्बोज़ पे। जो बच्चों की स्किन है बहुत ज़्यादा रेड हो जाती है, उनका फेस बहुत ज़्यादा रेड हो जाता है, समटाइम्स आपकी बॉडी पर रैशेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमने यही कोशिश करनी है कि जैसे ही आपने शावर लिया है, आपकी डैम्प स्किन पे आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लें, ताकि आपकी स्किन से मॉइस्चर लॉस ना हो। एक्जिमा का आइडेंटिफाई करने का बस यही है कि वो रैशेस हो जाते हैं आपकी स्किन पे, इचिंग होगी। समटाइम्स होते हैं क्रैक्स आ जाते हैं, आप जब उसको
उस पर रब करेंगे तो ब्लीडिंग भी हो सकती है। अच्छा, वो रैशेस क्या पैचेस की सूरत में होंगे, या फिर जिस Patches, तरह पिंपल्स निकलते हैं वो भी रेड रेड से निकल जाते हैं, पिंपल्स भी उसकी सूरत में होंगे, या वो पैचेस की शक्ल में अच्छा, होंगे? एक्जिमा बहुत सारे टाइप का होता Okay. है। समटाइम्स ऐसे होगा कि पैचेस में आएगा, समटाइम्स पिंपल्स फॉर्म में आएगा, समटाइम रैशेस फॉर्म में आता है। तो जब पेशेंट आता है तब हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो किस टाइप का एक्जिमा है उसको, और फिर उस हिसाब से हम उसको ट्रीट करते हैं। और एक्जिमा की कॉज बस यही है कि ड्राई स्किन की वजह ड्राई से स्किन एक्जिमा होती होता है? है, समटाइम्स होता है कि आपकी बॉडी के अंदर इतनी डेफिशिएंसीज हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम फिश नहीं खा रहे, ओमेगा रिच डाइट आप लें, उन चीज़ों की भी अगर कमी हो जाए बॉडी में तो भी एक्जिमा हो जाता है। अच्छा, मतलब ये कह लें कि जो फैटी एसिड्स और जो Fish हो फैट्स गया, हैं, हाँ, जो ओमेगा 3s हैं, हम ये नहीं खा रहे होते हैं, उसकी वजह से भी उसकी वजह से भी एक्जिमा हो जाता है। ये क्या कोई वायरल है या कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है? इसको इन्फेक्शन कंसीडर करेंगे या क्या होगा? नहीं, हम इसको इन्फेक्शन नहीं कंसीडर करेंगे, स्किन की ही कंडीशन है Okay. जो ड्राइनेस की वजह से बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाती है। ठीक है, और इसका इलाज क्या होता है फिर? इलाज इसका ये है कि आप लोशंस ना यूज़ करें, थिक क्रीम्स यूज़ करें, क्योंकि क्रीम्स ये होता है कि आपका वाटर लॉस को वो रोक लेती हैं। ठीक है, साथ आपने ये कोशिश करना है कि आप बहुत हॉट शावर्स ना लें, उससे होगा कि आपकी स्किन से और मॉइस्चर लॉस होगा। साथ में अपनी डाइट को आप अच्छा करें, वाटर इनटेक को अच्छा रखें, और वुलन क्लोथिंग से भी लोगों को बहुत ज़्यादा एलर्जी हाँ, होती है, बिल्कुल तो आप ऐसे। कॉटन के कपड़े पहने और लूज़ कपड़े पहने। अच्छा, बच्चों को भी खास तौर पर बच्चों को ये हो स्पेशल, हाँ, जाती है। रात को तो क्योंकि नींद बहुत डिस्टर्ब होती है, तो आपने कोशिश करना है रात को तो स्पेशल आपने कोई थिक क्रीम उनको अप्लाई करनी है, कपड़े उनको लूज पहनाने हैं, वुलन के कपड़े नहीं पहनाने, उनसे बच्चों की स्किन बहुत इरिटेट होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये बच्चों में खासतौर पर मैंने देखा है कि ना ये हो जाता है, एलर्जी हो जाती है, और माओ को लग रहा होता है शायद गर्मी है, गर्मी उनके अंदर है, इस वजह से गर्मी दाने निकल रही है, लेकिन ये एक्जिमा होता है। एक्जिमा होता है। ठीक है, तो इसका सिर्फ हल यही है कि आप मॉइस्चराइज रखें अपनी स्किन को, और इसके अलावा कोई खाने पीने में कोई एहतियात करनी होती है बच्चों ने, या फिर जिनको एक्जिमा का प्रॉब्लम होता है? नहीं, खाने पीने में इतना ज़्यादा आपने कुछ नहीं करना होता, बिकॉज ये स्किन कंडीशन है, बस आपने टॉपिकल ट्रीटमेंट्स ही अप्लाई करने होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा लगे कि अब एक्जिमा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, क्रैक्स आ गए हैं, और सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, इम्पेटाइगो हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, तब आपको डॉक्टर के पास जाना है, तो आपने कोई होम ट्रीटमेंट्स नहीं करना है। अच्छा, और फिर वो डॉक्टर, मतलब ये वर्स्ट कंडीशन इसकी क्या हो सकती है? वर्स्ट ये होता है कि ब्लीडिंग होती है, फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, इम्पेटाइगो हो जाते हैं, बच्चों को ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। तो इन सब कंडीशंस को रोकने से पहले ही आप डॉक्टर को विजिट कर लें। अच्छा, एक तो ये कंडीशन है, एक मैंने वो भी कंडीशन देखी है जिसमें लोगों के एल्बोज पे या फिर नीज पे वाइट से फ्लेकी सी चीज वो जो है ना उनकी डेड स्किन हो जाती है, ये भी एक्जिमा है या ये कुछ और कंडीशन? ये भी एक्जिमा की ही एक कंडीशन है, जिसे हम सोरोसिस कहते हैं, वो ऑटो इम्यून है, तो आपकी okay. बॉडी की वजह से हो रही होती है। एक्जिमा इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, और सिरोसिस है, ठीक है, और वो भी एक स्किन की कंडीशन है, और वो भी क्या ड्राइनेस की वजह से ये, या उसके कॉजेज और है? नहीं, उसके कॉजेज बहुत डिफरेंट है, हमारी बॉडी में ऑलरेडी पहले से ही होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है वो। ओके, हाँ, और जो एक्जिमा है वो एक स्किन कंडीशन है जिससे आपकी स्किन ड्राई हो रही होती है, और ऑटो इम्यून डिजीज बिल्कुल डिफरेंट है, उनके ट्रीटमेंट भी बहुत डिफरेंट होते हैं। ठीक है, सोरोसिस के सोरोसिस वो उसके ट्रीटमेंट ही है। अच्छा, यूजुअली अगर कॉमन हम चीज़ों की बात करें कि डेली रूटीन में हमें ऐसी क्या चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए? अब हर कोई थिक क्रीम्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सबकी डिफरेंट टाइप्स होती है, तो हमें क्या अपनी AM और PM रूटीन हमारी क्या होना चाहिए? अगर किसी की सेंसिटिव स्किन है, किसी की ड्राई है, तो उनके लिए क्या रूटीन होनी चाहिए? अच्छा, फर्स्ट स्किन केयर से ही स्टार्ट करेंगे, तो अगर आप स्किन केयर में करें तो आपने हाइड्रेटिंग क्लेंजर्स यूज़ करने हैं। उसके बाद आप कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लें। आपके पास मॉइस्चराइज़र नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं। कोकोनट ऑयल भी आपकी स्किन को अच्छा सा हाइड्रेट कर देगा। अगर आपको उसकी स्मेल नहीं पसंद तो आप ग्लिसरीन फेस पे लगा सकते हैं, आप वेजलीन अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपने सनस्क्रीन को स्किप नहीं करना। इवन इन विंटर्स हमारी UVA रेज और UVB रेज होती हैं, तो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रही होती हैं, तो आपने कोशिश करना है कि सर्दियों में भी आपने सनस्क्रीन को स्किप नहीं करना, और मॉइस्चराइज़र तो आपने हर 2-3 घंटे बाद अप्लाई करना है। और शावर रूटीन में भी आपने ये कोशिश करनी है कि जैसे ही आप शावर लेकर आएँ, आपकी स्किन डैम्प है, आप उस पर फ़ौरन या तो आपने मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना, आपके पास क्रीम अवेलेबल नहीं है, तो आप कोकोनट ऑयल लगा लें, ग्लिसरीन को पूरे अपनी बॉडी पे अप्लाई कर लें। अच्छा, ये इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं।
और रात हर को कोई भी। कर सकता है? ये हर कोई कर सकता है, क्योंकि सर्दियों में सबकी ही स्किन ऑलमोस्ट ड्राई हो रही होती है। जो ऑयली स्किन वाले हैं वो तो मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते ही नहीं था, कॉन्सेप्ट ही नहीं है पाकिस्तान में कि हम मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें। लेकिन सर्दियों में तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मॉइस्चराइज़र नहीं अप्लाई करेंगे, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई तो फ्लेकी dry हो हो जाएगी, जाएगी। स्किन ठीक बैरियर है। भी डैमेज होगा। ये है अच्छा, इसका ये solution। खाली क्रीम यूज़ करने से छाइयाँ पड़ जाती हैं, पिगमेंटेशन हो जाती है, या फिर जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि आपको जब ब्लड की कमी होती है, आयरन डेफिशिएंसी iron होती है, deficiency। तभी आपकी छाइयाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं? ये बहुत मेन रीज़न होता है कि आपको अगर बायोटिन की कमी हो तो इसलिए आप अपनी उसमें मल्टीविटामिन्स ऐड करें। वीटा बायोटिन्स बहुत अच्छी हैं, उससे आपके स्किन, हेयर्स, नेल्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। अच्छा, आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो भी आपका हेयर फॉल भी होगा, आपके स्किन के ऊपर एक्नी भी आएगी, और समटाइम्स ये होता है कि आपके स्किन पे बाल भी आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो, अच्छा हमें अक्सर पता ही नहीं होता कि हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से हेयर फॉल भी हो रहा है, स्किन पे एक्नी भी आ रही है, पिगमेंटेशन भी आ रही है। आयरन की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो आपने आयरन की डेफिशिएंसी के लिए मल्टीविटामिन्स ऐड करनी है। ठीक है, मतलब ये काफ़ी कॉजेज़ होती हैं जिसकी वजह से हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है। तो सबसे पहले तो आप ये जितनी भी क्रीम्स हैं वो लगाना बंद करें, उसके बाद सन ब्लॉक एक अच्छा सा ले लें जो आप उसका इस्तेमाल करें। और अगर आपके नज़दीक कोई डॉक्टर है, डर्मेटोलॉजिस्ट है, स्किन से रिलेटेड बंदा है, उससे जाके ज़रूर आप जो है ना एक दफ़ा चेक करा लें। वो आपका थोड़ा बहुत तो पैसे लगेंगे ऑब्वियसली, लेकिन आपकी स्किन बेहतर हो जाएगी। लेकिन जितनी भी क्रीम्स है ना, ये जो स्टेरॉइड्स क्रीम है, इन्होंने हमारी आवाम का ना कह लें कि दिमाग ख़राब किया हुआ है। रातों रात जो हम चाहते हैं कि जो हम बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो जाएं, चिट्टे हो जाएं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। आपकी स्किन टू टोन नहीं होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, फ्रेश नज़र आनी चाहिए, बस ये इतना बहुत है। ये जो चांद की तरह हम बनने की कोशिश करते हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि उसके जो ना वर्स जो है ना इफ़ेक्ट्स ही हमें नज़र आ रहे होते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि सर्दियों में स्किन से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और उनको किस तरह आप लोगों ने हैंडल करना है, उस पर बात की थी। डॉक्टर नमेरा अराई ने हमें ज्वाइन किया था आज। डॉक्टर नमेरा, थैंक यू सो मच कि आप आई, इसके ऊपर बात की। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल